दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मुलाकात करने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जब इब्राहिम रईसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के संदर्भ में सवाल पूछा गया तो तब उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया, बेहद दो टूक जवाब दिया। इब्राहिम रईसी के ईरानी राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ईरान में। अब नए ईरानी राष्ट्रपति के इस जवाब से जो अमेरिका के साथ आने वाले समय में ईरान के द्विपक्षीय संबंध होंगे उसका कुछ कुछ खांचा हमें अभी से देखने को मिल जाता है। हालांकि ये एक महज स्टेटमेंट ही आप कहेंगे, लेकिन फिर हम सभी जानते हैं कि भू राजनीतिक समीकरणों में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डिस्कोर्स में बयानबाजी का, स्टेटमेंट्स का क्या महत्व होता है, ये किस प्रकार से अहमियत रखते हैं। तो फिलहाल रईसी के स्टेटमेंट से यही लगता है कि अमेरिका के लिए अब आसान नहीं रह जाएगा ईरान को प्रतिबंधों का डर दिखाकर अब वो शायद अपनी बात इस प्रकार से मनवा नहीं पाएगा। इसे कुछ बैकग्राउंड उन लोगों के लिए जो इस विषय से परिचित नहीं है। हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी थे और इस चुनाव में इब्राहिम रईसी की जीत हुई और उन्हें नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब इससे पहले जैसा कि मैंने कहा हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए उसमें हसन रूहानी को या फिर उनकी टीम के किसी भी सदस्य को खड़ा तक नहीं होने दिया गया इस इलेक्शन में। तो इससे अब हमें ईरान के थोड़े राजनीतिक सिस्टम के बारे में भी, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जानना होगा और पता भी चलता है। यूं तो ईरान अपने आप को प्रजातंत्र कहता है, डेमोक्रेसी कहता है, क्योंकि औपचारिक तौर पर ईरान में इलेक्शंस भी होते हैं राष्ट्रपति पद के, जिस प्रकार से अभी चुनाव हुए। लेकिन डेमोक्रेसी शायद ईरान के लिए गलत शब्द होगा। इसे आप या तो एक प्रजातांत्रिक जिसे कहते हैं कि इसको या तो एक प्रजातांत्रिक तानाशाही कह सकते हैं या फिर एक तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि ईरान का एक सुप्रीम लीडर होता है जिसके पास सारी पावर होती है, सारी राजनीतिक पावर, मिलिट्री पावर, ये सभी जो पावर है उसी के हाथों में मैनिफेस्ट रहती है और सबसे शक्तिशाली होता है सुप्रीम लीडर। और ईरान में कौन सी सरकार बननी है और किसको राष्ट्रपति चुना जाना है, ये सब अल्टीमेटली सुप्रीम लीडर पर ही निर्भर करता है। उसके अनुसार ही ये सब निर्णय लिए जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर इस समय आयतुल्लाह अली खामेनी है और ये जो नए राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, इनकी काफी नजदीकी मानी जाती है ईरान के सुप्रीम लीडर से। अब इससे पहले इब्राहिम रईसी ईरानी सरकार के चीफ जस्टिस थे। अब ये जो नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी ईरान के, ये काफी कट्टरपंथी, बिल्कुल हार्डलाइनर माने जाते हैं और पश्चिमी देशों के, वेस्ट के, खासकर कि अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ, विरुद्ध माने जाते हैं। और अमेरिका के साथ इनका इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका ने इन पर, इब्राहिम रईसी पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में पहले प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। तो अब अगर जब हम ये पृष्ठभूमि जानते हैं इनके और अमेरिका के आपसी संबंधों की, तो ये बात थोड़ा क्लियर भी हो जाती है कि इस प्रकार का रवैया, क्योंकि ये बेहद कट्टरपंथी है, तो इनका अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के प्रति भी इस प्रकार का रवैया है। और इन्होंने राष्ट्रपति बनते ये स्पष्ट कर दिया कि जहां तक ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में हुई न्यूक्लियर समझौते की बात है, तो उसके लिए गेंद अब अमेरिका के पाले में और पश्चिमी देशों के पाले में। यदि वो चाहेंगे कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नामक ये डील फिर से रिवाइव हो, तो उसे अमेरिका को अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। यानी ईरान अपनी शर्तों पर से टस से मस नहीं होगा, अमेरिका को ही उसके सामने झुकना पड़ेगा। नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यह भी मानना है कि अमेरिका के साथ ईरान की जो न्यूक्लियर डील है और उसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर जो भी प्रतिबंध जो लगाता आया है लंबे समय से, ईरान की जितनी भी पॉलिटिकल रेजीम्स रही हैं, जितनी भी सरकारें आई है ईरान में, उनका रुझान जो रहा है वो ज्यादातर इसी से निपटने में उनकी सारी एनर्जी, उनकी सारी ऊर्जा लगी रही है कि किस प्रकार अमेरिका से निपटा जाए, पश्चिमी देशों से निपटा जाए, उनके प्रतिबंधों से निपटा जाए और ये न्यूक्लियर जो मसला है उससे निपटा जाए। तो ईरान के नए राष्ट्रपति का मानना है कि अब एक बिल्कुल नई अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी और इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो ईरान है वो अब पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ इतना ध्यान नहीं देगा। उसकी विदेश नीति का जो केंद्र है वो अब दूसरे देशों के साथ, खासकर कि
गैर पश्चिमी देशों के साथ, फिर वो चाहे भारत हो, चीन हो या लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, उनके साथ संबंधों को एक नए सिरे से मजबूत करने पर, नए सिरे से विकसित करने पर ध्यान होगा। यानी अब अमेरिका और जो न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर अग्रीमेंट, अगर हम नए ईरानी राष्ट्रपति की बात माने तो इस तरफ से अब ईरान अपना ध्यान बिल्कुल ही हटा लेगा कि उसकी वजह से हो ये डील या फिर ना हो। तो ये ईरान की जो नई विदेश नीति होगी, इसका फोकस उनके राष्ट्रपति के मुताबिक ईरान की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। यानी ट्रेड या व्यापार इस विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। जाहिर सी बात है कि ईरानी राष्ट्रपति का इशारा कच्चे तेल की तरफ है, जिसे अभी कुछ समय पहले तक ईरान जो है पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा था, इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहा था, लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान की ऑयल इकोनॉमी को, उसकी तेल की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा। तो अब ईरान जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है कि बजाय इसके कि वो अमेरिका को कन्विंस करे कि उस पर से प्रतिबंध हटाए जाएं, बजाय इस स्ट्रैटेजी के अब ईरान जो है अपनी स्ट्रैटेजी बदल के इस बात पे फोकस कर रहा है कि गैर पश्चिमी देशों के साथ, चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर दूसरे देश हो, उनके साथ नए सिरे से अपने संबंध विकसित करे, संबंध आगे बढ़ाए, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने का जो रास्ता है वो खुद ब खुद निकल आए। तो भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इब्राहिम रईसी का ईरानी राष्ट्रपति बनना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इससे भारत और ईरान के संबंधों पर कोई जबरदस्त किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो नए राष्ट्रपति का कट्टर पश्चिम विरोधी रवैया है, उससे यह अवश्य हो सकता है कि ईरानी प्रतिबंध, अभी फिलहाल तो जो ईरान के तेल निर्यात पर जो प्रतिबंध है वो ज्यों के त्यों बने रहे, उनका कोई जल्द समाधान न निकल पाए। लेकिन चूंकि ये एक डिसाइसिव लीडर भी माने जाते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि वह ईरान के गैर पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को नए सिरे से विकसित करना चाहते हैं, तो ऐसी संभावना भी बिल्कुल अवश्य बनती है कि भारत के पास ईरानी तेल आयात करने के और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी कोई रास्ता निकले जिससे भारत जो है वो ईरानी तेल आयात कर सके। लेकिन यहाँ पे भारत को भी फिर डिसाइसिव बनना पड़ेगा और अपनी अप्रोच में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, और अमेरिकी प्रतिबंधों को आवश्यकता से अधिक गंभीरता से लेना बंद करना होगा, अपने हितों के बारे में पहले सोचना होगा। क्योंकि अगर भारत का रवैया सिर्फ यही रहेगा कि जब अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे तभी हम ईरानी तेल जो है आयात करेंगे, ईरानी नोट इंपोर्ट करेंगे, तब तो शायद फिर ये इसमें काफी समय लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि ये प्रतिबंध कभी ना भी हटे फिलहाल। हाँ, यहाँ पर एक चीज पर भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। नए राष्ट्रपति के अंतर्गत ईरान की चीन के साथ नजदीकियां और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी एंटी वेस्ट है, तो इसलिए जाहिर सी बात है, बिल्कुल संभव है कि वो एक प्रकार की एंटी वेस्ट लॉबिंग करना चाहे। इसके लिए वो ऐसे देश ढूंढे जो कि चीन के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि पश्चिमी देशों के, अमेरिका के खासकर की बिल्कुल विरुद्ध है। और जाहिर सी बात है, भारत तो इस प्रकार की किसी लॉबिंग में शामिल हो ना नहीं चाहेगा, ना इस प्रकार का रवैया अपनाएगा। तो चीन और ईरान की जो इक्वेशन है वो आने वाले समय में इब्राहिम रईसी की लीडरशिप के अंतर्गत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज भारत को थोड़ी दिमाग में रखनी होगी। वैसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने ईरान से तेल आयात करना कभी भी पूरी तरह बंद नहीं किया, और न्यूक्लियर अग्रीमेंट के मामले में भी चीन ईरान का खुलकर समर्थन करता रहता है और अमेरिका को समय समय पर हिदायत देता रहता है कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगे उन्हें तुम्हें जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। जबकि भारत इस मामले में एक डिप्लोमेटिक रवैया अपनाता है और चुप्पी साध जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी ये समझना होगा कि हमेशा सिर्फ न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलता। अपनी एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप को सहेजने के लिए, नर्चर करने के लिए, और अपने आर्थिक हितों को भी, क्योंकि जो तेल का मसला है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है, अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत स्टैंड तो भारत को भी लेना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।